हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज अपन एपी का लास्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे केवल फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। तो आपके सामने तो क्वेश्चंस आते जाएंगे। अब मैं इसे एक बार को कंसीडर करते हुए प्रोसीड करता हूं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in next, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows 200 logs are placed, and how many logs are at the top now? तो आपको क्या कहा गया है कि पहले, ठीक है, फर्स्ट वाला जो आपके पास एक तरीके से लेयर है, फर्स्ट लेयर में आपके पास 20 रखे हैं, है ना। फर्स्ट लेयर में आपके पास 20 रखे हैं, इसके ऊपर वाली लेयर में 90, उसके ऊपर वाली में 80, ऐसे करके चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो टोटल आपके पास 200 है लॉग्स, है ना, और 20 प्लस 19 प्लस 18 ऐसे करके वो कंज्यूम होते जा रहे हैं एक एक लेयर में। फर्स्ट में 20, सेकेंड तक 20 प्लस 19, थर्ड में 20 प्लस 19 प्लस 18 तक के कंज्यूम हो गए, है ना, 3 लेयर्स में। तो ऐसे ही करके कितने में 200 लॉग्स कंज्यूम हो जाएंगे, इसकी बात करी गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें मतलब बेसिकली एक एपी बन रही है, 20 फिर 19 फिर 18 ऐसे करके एक एपी बन रही है जिसमें जिसका सम कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो हमने कहा कि अगर मान लो हम कंसीडर करते हैं कि हमारा 20 प्लस 19 प्लस 18 अप टू समथिंग इज इक्वल टू 200 आ जाए, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को यूज करेंगे। d आपका कितना है, -1। ठीक है, a कितना है, 20। तो यहां पे हमने कहा कि हमें सम चाहिए 200 और n बाई 2 इंटू 2a मतलब 40 प्लस n माइनस 1 इंटू -1 ऐसा कुछ होगा। तो दिस इज 400 and this is n into 41 minus n। ठीक, तो n स्क्वायर माइनस 41n ओके प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास क्या हो रहा है, 400 के दो फैक्टर्स जिनसे 41 बन जाए, 25 और 16। तो आपके पास दो फैक्टर्स यहां से क्रिएट हो गए, n माइनस 25 और दूसरा फैक्टर n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यूज आ रही हैं, 16 और 25। क्या दोनों आंसर होंगे या कोई एक आंसर होगा? तो इसमें n इक्वल टू 16 ही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे देखो, n इक्वल टू 16 में आपके पास मतलब ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अगर आप लास्ट टर्म की बात करेंगे, 20 फिर डिक्रीज होकर 19 फिर 18 फिर 17 फिर 16 ऐसे करते हुए आपका जब n इक्वल टू 16 मतलब 16th टर्म की जब आप बात करेंगे तो t16 कितना आएगा भाई, फर्स्ट लेयर में 20, सेकंड लेयर में 19, थर्ड लेयर में 18 ऐसे करते हुए 16th लेयर में कितना आएगा। तो आप देख सकते हो 16th लेयर में आपके पास a प्लस 15 d के बराबर होगा, है ना। t16 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 16th टर्म आपकी इसके बराबर होगी और d की वैल्यू आपकी -1 है और a आपका कितना है, 20। तो 20 माइनस 50 मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर में आपके पास 5 चीजें बची रह जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे करते हुए हम 5 तक चले जाएंगे। अगर हम T25 की बात करें, भाई इसका मतलब क्या है कि 25 रोज 25 लेयर्स बन रही हैं। तो जो 25th लेयर आएगी, 25th लेयर में कितना आएगा, a प्लस 24d मतलब कितना हो गया, a हो गया आपका 20 और माइनस 24 मतलब -4। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, सबसे ऊपर वाली लेयर में हमारे पास निगेटिव थोड़ी ना रहेंगे, है ना। तो ये आपका ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या था कि यहां तक तो आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल था, ठीक है, लेकिन इसके बाद चीजें जब आपकी क्या हुई कि 16 के बाद 17 में 4, 18 में 3, 19 आता तो उसमें 2 ऐसे करते हुए आएंगी, आगे आपकी बढ़ गई, मतलब 200 को एक्सीड कर गई और फिर निगेटिव आनी शुरू हो गई क्योंकि ऐसे घटने लगेगा। फिर आगे जाकर के 0 के बाद फिर -1 -2 इतने लॉस आने लगेंगे और यहाँ पे आपका -4 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये दो आंसर्स आपके आने लग गए थे, क्योंकि ये कह रहा था कि चलो यहां तक तो आपका काम 200 हो गया, बट 200 के बाद इसने कुछ बढ़ाया, है ना, और फिर उसके बाद निगेटिव वाली काउंटिंग करके फिर से सम कितना ले आ दिया आपका 200 के बराबर ले आ दिया।
इसलिए आपके दो आंसर्स आए, बट 25 वाला प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट लेयर में हमारे पास -4 लॉग्स तो हम कलेक्ट करके नहीं रख सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। जसपाल सिंह रिपेज हिज लोन ऑफ 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of ₹1000. If he increases the installment by 100 every month, what amount will be paid by him in 30th installment? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ऐसा है कि 1000 से वो स्टार्ट कर रहा है, 1000 से वो स्टार्ट कर रहा है, नेक्स्ट मंथ में कितना पे करेगा 1100, फिर कितना करेगा 1200, ऐसे ही करके चलता रहेगा। मतलब वो एक एपी को फॉलो कर रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 100 और फर्स्ट टर्म कितनी थी 1000। तो पूछ रहा है वो कि 30th इंस्टॉलमेंट, तो T30 इंस्टॉलमेंट मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ये, या फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट ये, तो 30th इंस्टॉलमेंट T30 होगी। और T30 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में n की जगह कितना रखेंगे हम 30, मतलब a की वैल्यू आपकी 1000 है प्लस 29 इंटू डी कितना होगा 100, तो वैल्यू कितनी होगी आपके पास 3900। तो T30 आपका 3900 के बराबर है। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है व्हाट लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दिए इस तरीके से, और उसके बाद अभी कितना अमाउंट रिमेनिंग है। तो उसने क्या किया, कितना टोटल अगर हम कहें कि एसएन कितना आएगा, तो एसएन कितना होगा आपका n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n कितना था आपका 30 है ना, T1 से लेकर के T30 तक, तो ये आपका 30/2। फर्स्ट टर्म आपका 1000 है, लास्ट टर्म तो ये 15 और यहां पे आपके पास आ गया 4900 है ना, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 73500। तो आपके पास टोटल लोन कितना था 1,18,000 का, उसमें से इतना अमाउंट वो पे कर चुका है। तो जब इतना पे कर चुका है तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा 1,18,000, ठीक है, माइनस 73,500, दैट मीन्स की 45,300। ठीक है, ये अमाउंट आपका रिमेनिंग है। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कहा जा रहा है 150 वर्कर्स वेयर एंगेज्ड टू फिनिश अ वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, 4 वर्कर्स वेयर ड्रॉप्ड द सेकंड डे, 4 more workers were dropped the third day, and so on. It takes 8 more days to finish the work now. Find the total number of days to finish the work now. ठीक है, क्या कहा गया 150 वर्कर्स ने फर्स्ट डे काम किया, कायदे से था कि एक पर्टिकुलर टाइम मान लिया x डेज में 150 लोग मिलकर के काम कर देते, बट हुआ यूं कि 150 लोगों ने एक दिन काम किया, अगले दिन 146 लोगों ने ही काम किया, है ना, फिर अगले दिन 142 लोगों ने ही काम किया। तो जब ऐसे ऐसे काम होने लगा तो हमारे पास x नंबर ऑफ डेज की जगह पे x प्लस 8 डेज लग गए। ठीक है, तो आपसे वो x प्लस 8 पूछा जा रहा है। ठीक है, हाउ टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क नाउ। ठीक है, ये आपका पूछा जा रहा है, x नहीं पूछा जा रहा है, x प्लस 8 पूछा जा रहा है, नाउ लगा दिया ना। तो कैसे होगा, अब मान लेते हैं हम कि भाई टोटल x दिन वो 150 लोग मिलकर के काम करते हैं, तो टोटल काम कितना होता 150 लोग x दिन काम करते तो टोटल काम हो जाता 150x, ऐसा कह सकते हैं, टोटल काम आपका कितना हो जाता 150x हो जाता। तो हमने सबसे पहले कहा कि टोटल वर्क एक तरीके से कितना था आपका, टोटल वर्क था, ठीक है, 150x के बराबर, लेकिन हुआ कितना, तो फर्स्ट डे हुआ आपका 150x है ना, सेकेंड डे कितना हुआ 146x, फिर कितना हुआ 142x है ना, सही है, ठीक, चलो 150x नहीं, बल्कि इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, हाँ ऐसा कह लो पहले 150 और मतलब 150 और एक आदमी का अगर एक दिन का काम कह लो x, ठीक है, एक आदमी का एक दिन का काम x कह लो, तो 150x
ठीक है, और टोटल टाइम मान लो टी मान लेते हैं, है ना, टी नंबर ऑफ डेज लग रहे थे, तो टोटल वर्क आप बल्कि 150x इंटू टी लिखो, इसलिए क्योंकि एक आदमी का एक दिन का काम x मान लिया, तो 150 लोगों का t डेज का काम कितना होगा, तो 150x इंटू टी, तो टोटल वर्क हमने ये बना लिया 150x टी। अब मैं कह रहा हूं कि पहले दिन कितना काम हुआ, तो पहले दिन काम हुआ 150x, दूसरे दिन कितना काम हुआ 146x, फिर कितना काम हुआ 142x, और इस तरीके से आगे चलता रहा। कितने दिन काम हुआ लेकिन ऐसे t प्लस 8 डेज, मतलब इस तरीके की जो एपी बन रही थी वो कितने टर्म्स तक चलेगी, t प्लस 8, ठीक है, कितने t प्लस 8 डेज तक चलेगी। तो उस एपी का सम कितना होगा, तो एपी का सम आएगा n बाई टू 2 इंटू ए, है ना भाई, ये नंबर ऑफ टर्म्स t प्लस 8 होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, है ना, ऐसे करते हुए लास्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट डे का काम, सेकेंड डे का काम, थर्ड डे का काम, ऐसे करके सबसे लास्ट में क्या आएगा t प्लस 8th डे का काम। तो t प्लस 8 बाई 2, फर्स्ट टर्म आपका ये है, उसका ट्वाइस करना पड़ेगा, है ना, 2 इंटू 150x, ठीक, 2a प्लस n माइनस 1, इसमें से आप 1 घटा दो, मतलब t प्लस 7, ठीक है, और इंटू d, कॉमन डिफरेंस कितना है -4x, है ना, तो यहां -4x लग जाएगा, ठीक है। तो भाई ये जो काम हो रहा था, ठीक है, ये एक्चुअल रियलिटी में इस तरीके से काम हुआ, और टोटल वर्क कितना था, इन दोनों को तो आपस में बराबर होना चाहिए, है कि नहीं है भाई, जितना काम इधर हो रहा था उतना ही काम तो हुआ, और उतना काम यहाँ पे t डेज में हो जा रहा था, यहाँ पे t प्लस 8 डेज लगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पीपल या कह लें हर दिन का वर्क जो था वो डिक्रीज कर रहा था। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 150x इंटू टी इज इक्वल टू t प्लस 8 बाई 2, है ना, और यहाँ पे 2 इंटू 150 मतलब 300x माइनस 28x, तो 272x, ठीक है, और माइनस का 40x, ठीक है, माइनस 28x और माइनस का 40x, ओके। अब देख लो x आपका कट गया यहां से और यहां से, ठीक है, ये x आपका कॉमन होकर के दोनों साइड कट गया, तो आपके पास बचा कितना 300t, ठीक है, इज इक्वल टू t प्लस 8, ठीक, बल्कि चलो ठीक है 272 माइनस 4t, ठीक। अब इसमें भी देख सकते हैं आप 4 यहां से कॉमन निकल जाएगा, इसको काट देगा, कितना आएगा 75t, ठीक है, इज इक्वल टू t प्लस 8 इंटू 68 माइनस, ठीक। अब इस इक्वेशन को बस आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपके पास t की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन आपको ध्यान दें आंसर क्या करना है, t प्लस 8 आंसर करना है, t को आंसर नहीं करना। हाउ मेनी डेज टू फिनिश नाउ पूछा गया है, ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लीजिए और t की वैल्यू निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, 2 कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम प्लेस इन द सेम डायरेक्शंस, ठीक है, सेम प्लेस से सेम डायरेक्शन में निकल रहे हैं। द फर्स्ट कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, सेकंड कार मूव्स एट a स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट आवर and increases speed by 0.5 kilometer per hour in each succeeding hour. If both cars move non-stop, then how long it will take the second car to overtake the first car? तो आप देखिए, अगर पहली कार 10 किलोमीटर की कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो पहली कार ने टोटल डिस्टेंस मानो t टाइम तक वो चली, दोनों ही t टाइम के बाद दोनों कार्स मिल गई, ठीक, दोनों कार्स t टाइम के बाद मिल गई, तो t टाइम में पहली वाली कार ने कितना चला होगा 10t चला होगा, ठीक है, पहली वाली कार 10t डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, और दूसरी वाली कार ने पहले घंटे में किया 8t, अगले घंटे में किया 8.5, है ना, मतलब पहले घंटे में किया 8, दूसरे घंटे में किया 8.5, तीसरे घंटे में किया होगा 9, है ना, और ऐसे करते हुए वो कितनी देर चलेगी, वो भी t टाइम तक चलेगी, मतलब इस सीरीज का टीएथ टर्म, एक तरीके से टीएथ टर्म लिख देते हैं हम, ठीक है, टीएथ टर्म तक वो जाएगी, है ना।
पहले घंटे में उसने कवर किया 8, दूसरे घंटे में 8.5, तीसरे घंटे में 9, तो लास्ट में कितना आएगा, टीएथ टर्म आएगी, वहां तक वो कवर किया। तो इसका सम कितना आ जाएगा, ठीक है भाई, दोनों बराबर होने चाहिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली टी टाइम के बाद दोनों एक ही जगह पहुंच रहे हैं। ये 10t डिस्टेंस कवर कर रहा है और इसको भी टोटल मिलाकर 10t होना ही पड़ेगा, तभी दोनों एक समय पे एक साथ होंगे। तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, है ना। तो 10t आपने यहां से रखा, यहां से आप कह सकते हो कि फर्स्ट टर्म आप मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स t है बाई 2, है ना, 2a मतलब 16 प्लस t माइनस 1 इंटू d मतलब हो गया आपका हाफ, सही है। t ने t को साफ कर दिया, बचा आपके पास 20 इज इक्वल टू 16 प्लस, है ना, t माइनस 1 बाई 2। तो आपके पास यहां से वैल्यू कितनी आ जा रही है, t इक्वल टू 9। तो 9 आवर्स के बाद दोनों मिलेंगे, ठीक है, ठीक, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो हमने क्या किया, पहले हमने कहा कि पहले वाली कार टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 10t, और दूसरी वाली कार पहले घंटे में 8, फिर दूसरे घंटे में 8.5, तीसरे घंटे में 9, ऐसे करते हुए टीएथ टर्म तक वहां पे भी आएगा, पहला घंटा, दूसरा घंटा, लास्ट में टीएथ घंटा, ठीक है। उसके बाद दोनों के सम को हमने इक्वेट कर दिया, यहां से हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करी। नेक्स्ट देखिए आपसे कहा जा रहा है इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन आर इन एपी, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पहला एंगल 120 है, दूसरा एंगल आपका 150 नहीं प्लस 5 है ना, कॉमन डिफरेंस इज 5, ठीक है। तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 125 डिग्री, फिर तीसरा एंगल 130 डिग्री एंड सो ऑन, इस तरीके के करके आपके पास सारे एंगल्स हैं, ठीक। ठीक है, अब पॉलीगन था, है ना, एन साइडेड पॉलीगन, ये इंटीरियर एंगल्स कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है। तो एन साइडेड अगर पॉलीगन होता है तो एन साइडेड पॉलीगन के लिए हमें क्या क्या चीजें पता है, हमें पता है कि भाई उसके सारे इंटीरियर एंगल्स जो होंगे उनका सम, उसके बारे में तो हम कमेंट कर सकते हैं। उसका सम कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, यही होता है ना भाई। अगर आप एक तरीके 6 साइडेड पॉलीगन है तो क्या करते हो, n-2 6-2 इंटू 180, यही करते हो। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स फॉर एनी पॉलीगन, ठीक है, इज इक्वल टू n-2 इंटू पाई, ये पाई या फिर 180 डिग्री। अगर ये सबको पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है तो याद रखिए इसको कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो आपका जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, इन सारे इंटीरियर एंगल्स का n-2 इंटू 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। किनका सम, इन सबका सम। ऐसे कितनी चीजें लिखी हुई होंगी, n होंगी, क्योंकि n साइडेड है तो n वर्टाइसेस होंगे और उनपे नंबर ऑफ एंगल्स कितने बनेंगे, तो ट्रायंगल में 3 एंगल बनते हैं, एक मतलब आप कह लीजिए क्वाड्रिलेटरल में आपके 4 एंगल्स होते हैं, ऐसी n साइडेड है तो इसका मतलब इसमें n एंगल्स होंगे। तो ये जो सम है ये कितने के बराबर आएगा, इस सीरीज के n टर्म्स के सम के बराबर। तो n/2, ठीक है, 2 इंटू a मतलब 240 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आएगा आपका 5, ठीक है। तो ये दोनों आपके बराबर होने चाहिए। तो यहां बचा आपके पास n/2, है ना, 5n प्लस 235, और इधर आपके पास है n-2, ठीक, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 180n-360 और इंटू 2 कर लीजिए तो 360n-720 इज इक्वल टू 5n² प्लस 235n। अच्छा, तो 5n² 235 और -360 हो जाएगा 125 है ना, और प्लस 720 इज इक्वल टू 0। तो n से आप मतलब 5 से डिवाइड कर लो, n² माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0।
इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका n-16 और एक हो जाएगा n-9 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यूज आ रही हैं, 16 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। ठीक है, अब फिर से जैसा वो लॉग्स वाला था ना स्टैक्ड इन एवरी लेयर, वैसा ये भी हो गया। यहाँ पे n इक्वल टू 16 और 9 दोनों है, इसको आंसर अपन कंसीडर करें। ठीक है, तो अगर आप n इक्वल टू 16 एंड 9, हाँ, तो आपके पास 120 डिग्री आपका पहला एंगल है, 5 से इंक्रीज कर रहा है ना, तो 5 से इंक्रीज करेगा तो 16, मतलब अगर हम कहें कि लास्ट वाला एंगल कितना होगा तो a प्लस 15d के बराबर है ना, और a प्लस 15d आपका कितना आ जाएगा, a है 120, d है 5, ठीक है, तो ये 195 हो जाएगा जो कि आपका 180 से ज्यादा है, और 180 से ज्यादा तो एंगल नहीं हो सकता, इसलिए n इक्वल टू 16 आपका रिजेक्टेड है, n इक्वल टू 9 आपका केवल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें रिजेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, अपन दो क्वेश्चंस ऐसे देख चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहा जा रहा है। इन अ गार्डन बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, 21 in second, 19 in the third and so on. There are 5 plants in the last row. How many rows are these of rose plants? ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा गया, फर्स्ट रो में आपके पास 23 थे, दूसरे वाले में 21, फिर 19, फिर 17, ऐसे करते हुए लास्ट में 5 थे। तो इस AP का कौन सा टर्म 5 है, बस यही तो पूछा जा रहा है। तो आपका 5 ये Tn हो गया इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू b कितना होगा -2, तो -18 बाई -2 इज इक्वल टू n-1, n की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 10 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास Subbarao started work in 1995, annual salary of 5,000 and received a 200 raise each year. In what year his annual salary will reach 7,000? तो ये भी आसान सा क्वेश्चन। 7,000 उसकी टोटल सैलरी होनी चाहिए, मतलब 5,000 से स्टार्ट किया, सेकेंड टर्म क्या होगी 5,200, थर्ड टर्म 5,400 एंड सो ऑन। तो कौन से में जाकर के 7,000 आएगा, ये भी इसी तरीके का हो। इस कौन सी नंबर का टर्म 7,000 होगा, तो 7,000 इज इक्वल टू 5,000 है ना, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1, n नहीं पता है, और d की वैल्यू आपकी कितनी है 200। तो ये भी आसान सा आपके पास n इक्वल टू 11 इसका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1995 से स्टार्ट करा था उसने फर्स्ट ईयर में 5,000, ठीक है, फिर 1996 में सेकेंड ईयर, 1997 में थर्ड ईयर है ना, तो 11th ईयर कौन सा आएगा 2005। ऐसा ना करिएगा कि 1995 में 11 ऐड कर दिया, तब तो हम 12th ईयर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1995 इटसेल्फ इज द फर्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है कि Sn आपका सम ऑफ n टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, Sn सम ऑफ n टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और S2n इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Sn, तो हमें S2n और Sn का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए S2n आपका 3 टाइम्स Sn के बराबर है। S2n मतलब फर्स्ट 2 n टर्म्स का सम, और Sn मतलब फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो S2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n/2 है ना। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू d इज इक्वल टू 3 टाइम्स Sn मतलब n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो n/2 से n/2 साफ। ठीक, फिर बचा यहाँ पे 2/3 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू d डिवाइडेड बाई 2a प्लस 2n-1 इंटू d, ऐसा होगा। ठीक है, यहीं से हम कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं AD का, जो कि हमारे लिए आगे काम आए S2n Sn फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ठीक, तो 2/3 इज इक्वल टू इतना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहां से मिलेगा 4a प्लस 4n-2 इंटू d इज इक्वल टू 6a प्लस 3n-3 इंटू d। ठीक है,
तो वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 2a है ना, ए को एक साइड ले गए और इधर इसको ले आए तो अपने पास आ जाएगा n और -2 और +3 मतलब n+1 इंटू डी आ जाएगा। n+1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a है ना। अब हमें निकालना क्या है, S2n S2Sn, यही S3n S2Sn फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमें एक रिलेशन मिल चुका है A और D के बीच का। अब इसको यूज करेंगे हम, इसको S3n निकालने के लिए अगर देखें तो S3n की वैल्यू कितनी आएगी, 3n/2, ठीक है, 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, यही होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, 2a को भी डी लिख लेता हूं, ठीक है, सब कुछ डी के टर्म्स में और n के टर्म्स में तो रहेगा ही रहेगा। तो 2a की जगह हमने लिख लिया n+1 इंटू डी, तो n+1 इंटू डी प्लस 3n-1 इंटू डी, डी कैंसिल, nd और 3nd मिलके 4nd हो गए, तो आपके पास 3n/2 इंटू 4nd मतलब कि आपके पास वैल्यू निकल आई 6 है ना, n² d S3n। और सिमिलरली आप Sn निकालने जाओ, Sn निकालने का मतलब n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे भी आप 2a की जगह वही रख दो, तो n/2 ये है ही और 2a की जगह आपने n+1 भी रखा और n-1 भी, मतलब कि 2nd वैल्यू कितनी हो जाएगी, n²d। दोनों का रेशियो पूछा गया है, क्लियर है, 6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि Sn, ठीक है, AP का Sn रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक, Sn इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, Tn इंटू n+2, इस तरीके से Sn को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। फाइंड T2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो हम T1 के लिए क्या कर सकते हैं, हमने आपको लेक्चर के अंदर भी बताया था कि अगर Sn की बात करें, S1 क्या होगा, S1 मतलब सिर्फ अकेला सिंगल टर्म, यही हुआ ना भाई, S1 और T1 तो बराबर होंगे, फर्स्ट एक टर्म का सम कहें या फिर फर्स्ट टर्म कहें, बात तो बराबर ही है। तो हम T1 को सबसे पहले फाइंड आउट कर सकते हैं कि S1 मेरा T1 के बराबर ही होगा, मतलब n को मैंने 1 रख दिया, ठीक है, ऐसा, तो S1 भी T1 है, एज S1 इज इक्वल टू T1, बात समझ में आ रही है भाई, एक ही टर्म लिखा है तो सब करो चाहे उसको अलग से लिखो, बात बराबर ही है। तो S1 और T1 बराबर ही है, इज इक्वल टू कितना होगा, 3 प्लस 3T1 है ना। तो यहां से आपके पास 2T1, ओके, 2T1 इज इक्वल टू -3, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2 के बराबर। आपका फर्स्ट टर्म जो है -3/2 के बराबर। अब T2 निकालने की बात आती है, और T2 के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं कि भाई अगर हमें T1 पता है ना, और दो टर्म्स का सम पता चल जाए, मतलब देखो अगर मैं n की जगह 2 रखता हूं, n इक्वल टू 2 रखा मैंने, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, S2 है ना इज इक्वल टू 1 प्लस T2, और n की जगह 2 रखा है तो यहाँ वैल्यू 4 हो जाएगी। अब S2 में क्या होगा, S2 में दो चीजें होंगी ना, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो यहां पे आप इसको लिख सकते हो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4 प्लस 4T2। T1 तो आपको मालूम है, T2 निकाल सकते हैं यहां से, तो बस यही काम करना है आपको। 3T2 है ना प्लस 4 इज इक्वल टू T1, T1 की जगह आपने रख दिया -3/2, ठीक है, -3/2 -4 तो -11/2, ये 3T2 होगा, तो T2 जो है आपका कितना आ जाएगा, -11/6 के बराबर आ जाएगा, ठीक। ठीक, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके पास ये जो दिया हुआ है 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर -6 स्क्वायर, ऐसे करते हुए हमें लास्ट में 99 स्क्वायर -100 स्क्वायर तक जाना है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी, तो ये कोई सिंपल सी एपी तो है नहीं, लेकिन
अब इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले आप खुद से सोचो कि इसमें आप किस तरीके की मैनिपुलेशन कर सकते हो और ऐसा सीरीज जनरेट कर सकते हो जिसका आंसर हम निकाल सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है कि अगर इसको एक साथ है, लास्ट में इन दोनों को एक साथ ऐसे कर लें। ठीक है, 1 और 2, 3 और 4, फिर 5 और 6, और लास्ट में 99 और 100, इन तक को एक साथ कर लिया। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 - 2 इंटू 1 + 2, दूसरे वाले ब्रैकेट के 3 - 4 इंटू 3 + 4, फिर तीसरे वाले ब्रैकेट के 5 - 6 इंटू 5 + 6, और लास्ट वाली ब्रैकेट के 99 - 100 इंटू 99 + 100, यही बन जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास इधर आपका हर चीज -1 यही लिखी हुई है, पहला ब्रैकेट आपका हर जगह -1 ही लिखा है। ठीक है, चाहे 1 - 2, चाहे 3 - 4, चाहे 99 - 100, सब -1 ही है। तो मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को -1 कंसीडर करते हुए बाहर निकाल लिया। तो अगर मैं सब में से -1 को बाहर निकाल दूं तो बचेगा क्या मेरे पास, 1 + 2, यहां से 3 + 4, फिर आगे 5 + 6, फिर लास्ट में 99 + 100, यही बचेगा। तो आपके पास आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 100, तो लास्ट में आपके पास 100। ठीक है, अब इसका सम तो आप आसानी से कर सकते हो, तो यहाँ पे आप एपी का सम कर लो, एक 100 टर्म की फर्स्ट 100 टर्म्स का सम। ठीक, तो ये एपी का पोर्शन अपन यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया भी था जीपी और एचपी जो है ये आप 11th में आप जाकर के पढ़ोगे तो और प्रोग्रेशंस आपको पढ़नी होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा कुछ हम मिसलेनियस सीरीज की भी बात करते हैं वहां पे, लेकिन अभी के लिए अपना डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक लिमिटेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। थैंक यू ऑल।